नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आपको हम साइंस की क्लास लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ से हमेशा एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलते हैं। तो आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो टॉपिक है विटामिन्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। तो देखते हैं विटामिन्स। अब सबसे पहले बात आती है विटामिन्स होती क्या है, विटामिन्स का कार्य क्या है। तो हम देखेंगे विटामिन्स है क्या। तो विटामिन्स क्या होती है, एक बहुत ही सूक्ष्म तत्व होता है जो जंतु के शरीर में उपापचय की क्रियाओं को संपन्न कराता है और उसके कारण जब उपापचय की क्रिया नहीं हो पाती है या उपापचय की त्रुटि के कारण हमारा शरीर रोगीला हो जाता है या रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो कहते हैं कि विटामिन्स एक सूक्ष्म मात्रा में जंतु के शरीर में उपापचय की क्रिया को कराने के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। जब इस तत्व की कमी हो जाती है तो जो मानव शरीर है या जंतु का शरीर है वो रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो यही रही कि विटामिन्स क्या है, एक सूक्ष्म तत्व है। देखेंगे यहाँ विटामिन्स एक बहुत ही सूक्ष्म तत्व है जिसकी हमारे शरीर में होने वाली उपापचय या जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उपापचय की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। उपापचय की क्रिया के लिए आवश्यक होती है। हम देख रहे हैं कि जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया है उसके लिए विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः जब हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है या हम देख लेंगे इसकी कमी से जो हमारी उपापचय की क्रिया में त्रुटि हो जाती है। कहने का तात्पर्य है हमारी जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया है वो क्या हो जाती है, त्रुटि हो जाती है या मेटाबॉलिज्म की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। जब मेटाबॉलिज्म की क्रिया संपन्न नहीं होती है तो जो जंतु का शरीर होता है, जंतु का शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है, रोगों से ग्रसित होने लगता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विटामिन्स है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करेंगे विटामिन्स की खोज के बारे में कि विटामिन्स की खोज किसने की, विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया, इस पर देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे खोज। तो विटामिन की खोज से संबंध में कई प्रकार के वैज्ञानिकों का मत आता है, कई वैज्ञानिकों का नाम जुड़ा होता है। तो हम उसके बारे में जो शब्द बताते हैं या जो नाम बताते हैं तो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के आधार पर ही उसका आंसर दे पाने में सक्षम होते हैं। तो हम सबसे पहले यदि बात करें कि विटामिन की खोज, तो विटामिन की खोज विटामिन की खोज सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम लूनिन नाम के वैज्ञानिक ने की। लूनिन नामक वैज्ञानिक ने की। अब यहां पर हमने देखा कि सर्वप्रथम खोज किसने की,
तो जो खोज करता है वो लूनिन है। लूनिन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की? विटामिन की खोज की थी। कब की थी? सन 1881 ईस्वी में। वैसे साइंस में कोई सन का विशेष महत्व तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि खोज कब हुई? 1881 ईस्वी में हुई। जब अगले जो वैज्ञानिक हैं, जो दूसरा नाम जुड़ जाता है, तो जो दूसरा नाम आता है सन 1897 ईस्वी में। सन 1897 ईस्वी में इज्क मान के एक वैज्ञानिक थे। इज्क मान के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था भैया? जिन्होंने लूनिन के विटामिन की खोज का समर्थन किया। विटामिन की खोज का समर्थन किया। कहने का तात्पर्य है सबसे पहले लूनिन ने देखा, खोज की, उसके पश्चात सन 1897 ईस्वी में इज्क मान के एक वैज्ञानिक ने क्या किया? ये जो लूनिन ने जो खोज की थी उसका समर्थन किसने किया था? इज्क मान के नाम के वैज्ञानिक ने। हम आगे अब बात करते हैं, आगे इससे कौन सी अवधारणा जुड़ी गई? फिर एक तीसरे वैज्ञानिक आ गए और इसमें जुड़ गए। तो कब जुड़े? सन 1912 ईस्वी में। सन 1912 ईस्वी में हॉपकिंस तथा फुंक। सन 1912 ईस्वी में हॉपकिंस तथा फुंक्स ने विटामिन मत प्रस्तुत किया। विटामिन मत प्रस्तुत किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विटामिन मत किसने प्रस्तुत किया गया? तो हॉपकिंस और फुंक्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और जो चौथा इसी से नाम जुड़ जाता है, सन 1912 ईस्वी में ही फुंक्स ने, इनका पूरा नाम है कैसिमिर फुंक ने सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया। विटामिन शब्द का प्रयोग किया। अब दोस्तों यहाँ पर कई सवाल हैं, प्रयोग किया और कई सारे अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यदि सबसे पहले खोज की बात करें तो हमको लूनिन मिलते हैं, तो हम लूनिन को सही करेंगे। यदि कभी क्वेश्चन आपसे घुमा देता है कि लूनिन के मत का समर्थन किस वैज्ञानिक ने किया था? इज्क मान नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अब क्वेश्चन आता है कि जो विटामिन का मत है, ये मत किसने प्रस्तुत किया? तो हॉपकिंस एवं फुंक्स नाम के वैज्ञानिक ने किया। और यदि बात आ जाती है कि विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो विटामिन शब्द का प्रयोग सन 1912 ईस्वी में सबसे पहले कैसिमिर फुंक नाम के वैज्ञानिक ने किया। तो इतनी चीज दोस्तों समझ में आई। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फिर विटामिन के बारे में। तो हम कह सकते हैं विटामिन एक प्रकार का क्या है? उत्प्रेरक है। विटामिन क्या है? एक प्रकार का उत्प्रेरक है, या विटामिन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। विटामिन की अधिकता भी हमारे लिए हानिकारक होती है और कमी भी हमारे लिए हानिकारक होती है। तो हम कह सकते हैं विटामिन एक प्रकार का उत्प्रेरक है। विटामिन एक प्रकार का उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करती है। वैज्ञानिक हॉपकिंस ने विटामिन को सहायक कार्य कहा। वैज्ञानिक हॉपकिंस ने विटामिन को सहायक कार्य का नाम दिया। विटामिन को सहायक कार्य का नाम दिया। ये सबसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सहायक कार्य का नाम किसने दिया, तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं हॉपकिंस, इन्होंने विटामिन को क्या किया? सहायक कार्य का नाम दे दिया। हम आगे बात करते हैं। जो दूसरा हम बात करते हैं तो विटामिन में कोई ऊर्जा नहीं होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित विटामिन में कितनी ऊर्जा पाई जाती है, तो विटामिन में किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं पाई जाती है। विटामिन में किसी भी प्रकार की
ऊर्जा नहीं पाई जाती है, ऊर्जा नहीं पाई जाती है। यदि आपसे ऑप्शन आ जाए विटामिन में कितनी जूल ऊर्जा होती है, मान लीजिए क्वेश्चन है विटामिन में कितनी ऊर्जा पाई जाती है, आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए विटामिन में कितनी ऊर्जा पाई जाती है, और हमारा ऑप्शन दे दिया जाए 5 जूल, 1 जूल या 0, 0 या 10, तो हमें पहले ही हम देख रहे हैं कि विटामिन में कोई प्रकार की ऊर्जा नहीं है, तो हमारी क्या होगी 0। विटामिन में कोई भी प्रकार की ऊर्जा नहीं होती है। यहाँ पर हम किलो कैलोरी में भी देख सकते हैं, हमको किलो कैलोरी भी बताई जा सकती है, किलो कैलोरी, या आपसे सीधा कैलोरी पूछ देगा कितने कैलोरी ऊर्जा होगी, तो कहने का मतलब है विटामिन में कोई ऊर्जा नहीं होगी, तो हमको सीधे सीधे याद रखना है। जैसे कोई ऑप्शन मिल जाता है तो हम वहाँ पर 0 सही करेंगे, चाहे वो जूल में पूछता हो, चाहे किलो में पूछे, चाहे कैलोरी में पूछे, जिसमें भी पूछ रहा है उसका मतलब है कि वहाँ पर कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, विटामिन में कोई ऊर्जा नहीं है, क्योंकि ये एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। करने का तात्पर्य है ये क्रिया की दर को बढ़ाती अथवा घटाने का काम करती है। आगे हम देखते हैं विटामिन। तो विटामिन से होने वाले रोगों को, कहने का तात्पर्य है विटामिन की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को अपूर्णता रोग कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को अपूर्णता का रोग कहा जाता है, अपूर्णता रोग कहा जाता है। अपूर्णता रोग क्यों कहते हैं? अपूर्णता रोग इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर विटामिन की कमी हो रही है। इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोगों को, किसकी कमी के से होने वाले रोगों को अपूर्णता रोग कहा जाता है, तो हम सीधे सीधे आंसर करेंगे विटामिन को, क्योंकि यहाँ पर विटामिन की कमी होती है और विटामिन की कमी से क्या होते हैं, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं अगला पॉइंट कि अभी तक कितने विटामिन की खोज की गई है। तो अभी तक कुल 25 विटामिन की खोज हो चुकी है। अभी तक कुल 25 प्रकार के विटामिन की खोज हो सकती है, परंतु इनमें 13 विटामिन ही जंतु के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, परंतु इनमें 13 विटामिन जंतु के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आपसे पूछा जाए कुल कितने हुई तो 25 है, जंतुओं के लिए कुल आवश्यक कितने हैं तो 13। तो महत्वपूर्ण क्या है इसमें 13 तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम देख रहे हैं फिर विटामिन के बारे में। तो आपने जैसा कि पढ़ा होगा विटामिन 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 वसा में घुलनशील विटामिन, नंबर 2 जल में घुलनशील विटामिन। यदि विटामिन के प्रकार बात की जाए तो विटामिन से 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 वसा में घुलनशील, नंबर 2 जल में घुलनशील। अब हम देख रहे हैं वसा में, ऐसे विटामिन जो वसा में घुल जाती है उसको हम वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं, या हम कह सकते हैं जो उच्च अल्कोहलिक क्रिया वाली विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होती हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसी विटामिन जो वसा में घुल जाती हैं उनको वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। तो कौन कौन सी हैं? ए, डी, ई, के, ये जो 4 प्रकार की विटामिन हैं या 4 विटामिन हैं ये किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। और जो बी और सी जो ये 2 विटामिन हैं जो बीसी कहते हैं कॉम्प्लेक्स, बीसी कॉम्प्लेक्स, ये क्या है? जल में घुलनशील विटामिन हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे पहले कि वसा में घुलनशील विटामिन। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील हैं। देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। अभी तो हमने देखा कि हमारे पास 4 प्रकार की विटामिन थी जो कि वसा में घुलनशील थी। तो कौन कौन सी थी? ए। तो हम सबसे पहले देखेंगे ए, डी, ई, के,
तो हम सबसे पहले विटामिन ए देखते हैं, विटामिन ए। अब विटामिन ए में हम देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाने वाला बात है कि रासायनिक नाम क्या होता है। तो रासायनिक नाम तो सबको पता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। सिंपल सी क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है बस, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अब आगे है, अब इसको अन्य किस विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंस है कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, हम चाहे नोट करके लिख ले। विटामिन ई को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन को किस नाम से जाना जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। यह विटामिन क्या करती है भैया, संक्रमण को रोकने का कार्य करती है, या हम कह सकते हैं जो संक्रमण रोधी विटामिन होती है तो कहाँ पर क्या होती है, ये हमेशा जंतु के श्वसन तंत्र, क्या होती है, विटामिन ए जंतु के श्वसन तंत्र की उपकला या झिल्ली को होने वाले बाह्य संक्रमणों से रक्षा करती है। इसलिए विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। तो ऑप्शन आ जाता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, या हम यहाँ पर डी नहीं आता तो बी कर देते हैं, कोई भी आ जाता है तो हम सीधे सीधे लगा देंगे कौन सा, विटामिन ए। विटामिन ए को ही हम क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि विटामिन ए हमको मिलती कहाँ कहाँ से है। हम बात करते हैं इसके स्रोत क्या है। स्रोत तो जो विटामिन ए है कि निम्नलिखित स्रोत है। नंबर 1 गाजर, गाजर में पाई जाती है। आम, आम में पाई जाती है। गाजर है, आम है, पपीता है, पपीता में पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है, दूध, मांस, दूध, मांस, अंडा, मछली में पाई जाती है। जो यहाँ पर सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट पॉइंट है, उस पर हम देखेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ा सा। नोट पॉइंट, कोड मछली के यकृत में, कोड मछली के यकृत में, कोड मछली के यकृत विटामिन ए से भरपूर होता है, ए से भरपूर होता है। जबकि अन्य मछली के यकृत में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यकृत में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कहने का तात्पर्य जो कोड मछली का यकृत होता है उसमें विटामिन ए सर्वाधिक पाई जाती है। ये साधारण रूप में पूछ दिया जाए कि मछली के यकृत में कौन सी विटामिन पाई जाती है तो हम क्या सही करेंगे, विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। हमने देखा विटामिन ए के बारे में, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन थी। अब हम बात करेंगे इससे रोग क्या होते हैं। हमने क्या कहा था कि इसकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग। जब भी रोग की बात आती है तो रोग हम क्या कहते हैं भैया, रतौंधी रोग हो जाता है। सभी दोस्त जानते होंगे जब हमें रतौंधी रोग हो जाता है तो हम मेडिकल स्टोर से छोटी छोटी गोलियां लाते हैं जो रेड कलर की होती हैं। उनमें मछली के का क्या होता है, तेल होता है, जो क्या होता है विटामिन ए का एक भरपूर स्रोत होता है। जिसकी कमी से क्या होता है, हमको जब हमारी अधिक बढ़ जाती है मात्रा तो हमको दिखना स्पष्ट होने लगता है या हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरा होता है जीरो, दूसरा रोग है जीरोफ्लैथेलिया रोग। ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। और ये होता है, इसमें क्या है कि जो मनुष्य की पुतली होती है, जंतु की जो त्वचा और कार्निया
आदि क्या होती की कोशिकाएं क्या होती सिकुड़ जाती हैं। मनुष्य की त्वचा और कार्निया आदि की कोशिकाएं क्या होती सिकुड़ जाती हैं। जब सिकुड़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, जीरोफ्लैथिया नामक रोग हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे अगली विटामिन की, विटामिन डी। हमारी दूसरी विटामिन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी विटामिन कौन सी है, विटामिन डी। विटामिन डी सभी लोग इसको खूब अच्छे से जानते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी के बारे में हम शुरू से ही पढ़ते चले आते हैं। विटामिन डी को हम धूपकारी विटामिन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जो विटामिन डी है हमको धूप से प्राप्त होती है, अर्थात विटामिन डी को हम धूपकारी विटामिन कहते हैं। धूपकारी विटामिन कहते हैं। धूपकारी विटामिन इसलिए कहते हैं कि यह विटामिन हमको कहाँ से प्राप्त होती है, धूप से प्राप्त होती है। अगला जो महत्वपूर्ण पार्ट है, विटामिन डी सबसे तेज बनने वाला विटामिन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सबसे तेजी से बनती है, तो विटामिन डी सबसे तेजी से बनने वाली विटामिन है। विटामिन डी सबसे तेज बनने वाली विटामिन है। सबसे तेज बनने वाली विटामिन है, क्योंकि ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पड़ती है। जैसे कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमारे त्वचा पर पड़ती हैं और त्वचा पर पड़ने से स्वतः ये विटामिन डी बनना प्रारंभ हो जाती है, इसलिए ये बहुत तेजी से हमारे शरीर में बनती है। यह अगला जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह एकमात्र ऐसी विटामिन है जो हमारे शरीर में हार्मोन्स की तरह कार्य करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी विटामिन है जो बॉडी में हार्मोन्स की तरह कार्य करती है, तो एक ही विटामिन है, विटामिन डी। अगला हम पॉइंट देखेंगे, विटामिन डी हमारे शरीर में हार्मोन्स की तरह कार्य करती है। हार्मोन्स की तरह, जिस प्रकार हमारे शरीर में हार्मोन्स कार्य करता है ठीक उसी प्रकार विटामिन डी हमारे शरीर में कार्य करती है। यह एकमात्र इकलौती विटामिन है, एक ही विटामिन है जो हमारे हार्मोन की तरह कार्य करती है। तो विटामिन डी हमारे शरीर में हार्मोन्स की तरह कार्य करती है। बाकी कोई विटामिन हमारे शरीर में हार्मोन की तरह कार्य नहीं करती हैं, वो लगभग सब उत्प्रेरक की भांति कार्य करती हैं, क्योंकि उनका तो अभिक्रिया में कोई भाग लेना संभव नहीं होता है। तो क्या है, बाकी सब उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, केवल विटामिन डी हमको हार्मोन्स की तरह कार्य करती है। अगला पॉइंट देखते हैं, विटामिन डी। अब विटामिन डी से आप जानते हो होता क्या है, इस विटामिन डी हड्डियों के निर्माण में सहायक होती है। विटामिन डी हड्डियों के निर्माण में सहायक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन हड्डियों के निर्माण में सहायक है। हड्डियों के निर्माण में सहायक, आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी विटामिन हड्डियों के निर्माण में सहायक है, तो हम सीधा सीधा बताएंगे कौन सी विटामिन है, विटामिन डी जो है हड्डियों के निर्माण में सहायक है। अब हम देखेंगे इससे रोग कौन कौन से होते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग, जब हम रोगों पे चर्चा करते हैं तो रोग कौन कौन सा है, सबसे पहले आपने नाम सुना होगा सूखा रोग। जो सूखा रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रोग बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में। जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेने के पश्चात उस बच्चे की हड्डियां या शरीर की हड्डियां क्या होती हैं, कमजोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। तो उससे होने वाले रोग को हम क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। उस बच्चे के शरीर में किसकी कमी होती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब दूसरा एक रोग और होता है, ओस्टियोमैलेशिया रोग।
जो ओस्टियोमैलेशिया रोग है ये वयस्कों में होता है, वयस्कों में होता है। कहने का तात्पर्य है ये सूखा रोग आपसे रिकेट्स पूछता है, इसको रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स। ये रिकेट्स पूछा जाता है तो बच्चों में होता है, और यदि ओस्टियोमैलेशिया आपसे पूछा जा रहा है तो वयस्कों में होता है। लक्षण इसमें भी यही होता है। वयस्क मनुष्य की क्या होती है, हड्डियां पतली हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ग्रसित रोगों को हम क्या कहेंगे, ओस्टियोमैलेशिया कहते हैं। और आपको हमने स्रोत की बात तो सबसे पहले बता दी थी कि जो विटामिन डी है हमको सूर्य से मिलने वाली पराबैंगनी किरणों से प्राप्त होती है। सर्वाधिक मात्रा में जो ये प्राप्त होती है ये सूर्य से ही प्राप्त होती है। इसके बाद हम अगली विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन ई। हमारी जो अगली विटामिन है विटामिन ई, हम चर्चा करेंगे विटामिन ई के बारे में। अब जो विटामिन ई है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। अब विटामिन ई के बारे में सब लोग अधिक से मात्रा में जानते हैं। विटामिन ई को ही हम सौंदर्य विटामिन कहते हैं, सुंदरता की विटामिन कहते हैं। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। तो जो हमारे शरीर की जो सुंदरता कौन विटामिन बढ़ाती है, तो विटामिन ई। तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है, सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। यह सुंदरता बढ़ाने वाली विटामिन कौन सी है, तो विटामिन ई। विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन कहते हैं। दूसरे, इसी विटामिन ई को ही बंध्यता विटामिन कहते हैं, बंध्यता विटामिन कहते हैं। बंध्यता का तात्पर्य समझिए बांध। जैसे पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में यदि विटामिन ई की कमी हो जाती है तो नपुंसकता आ जाती है। कहने का तात्पर्य जो पुरुष होते हैं उनमें नपुंसकता रोग हो जाता है, और जो महिलाएं होती हैं उनमें बांझपन रोग हो जाता है। तो पुरुषों में इसकी कमी से क्या होगा, पुरुषों में नपुंसकता तथा महिलाओं में बांझपन हो जाता है। कहने का तात्पर्य है जो पुरुषों के जो शुक्राणु होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, और जब ये कार्य करना बंद कर देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, नपुंसकता कहते हैं। और महिलाओं में जब इसकी क्षमता नहीं होती है, अंडाशय को ये क्या करता है, विकृत कर देता है, डेवलप नहीं होने देता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, बांझपन कहते हैं। अगला देखते हैं, विटामिन ई को ही हम जनन विटामिन कहते हैं। विटामिन ई को जनन विटामिन कहा जाता है, जनक विटामिन कहा जाता है, क्योंकि इसी विटामिन के कारण जनक बनते हैं या उनमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अब हमने देखा कि इसके बहुत सारे कार्य हैं। सबसे पहले तो देखा है इसे सौंदर्य है, सुंदरता की कमी हो जाती है। फिर देखा इसमें बाध्यता आ जाती है, अर्थात पुरुषों में नपुंसकता हो जाती है और महिलाओं में बांझपन हो जाता है। दूसरी, यदि विटामिन ई की शरीर में कमी हो गई तो नपुंसकता हो जाती है, उसके बच्चे उत्पन्न करने या संतान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अब हम देखेंगे कि ये विटामिन मिलती कहाँ है, हमारी बॉडी में कहाँ से प्राप्त होती है। तो विटामिन ई अंकुरित अनाज स्रोत है। अंकुरित अनाज तो सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, पत्तेदार सब्जी, फल या सूखे मेवे, दूध, मांस, पनीर,
आदि में ये विटामिन पाई जाती है। अब सबसे ज़्यादा जब भी कोई बात आती है तो अंकुरित अनाज, चाहे सोयाबीन अंकुरित हो, चाहे अन्य कोई अनाज हो, या सूखा मेवा हो, या विभिन्न प्रकार के चीज़ों में यह विटामिन्स पाई जाती है। अब इसके बाद जो हमारी एक और विटामिन बची है उस पर हम बात करेंगे, विटामिन के। तो जो हमारी विटामिन के है, तो हम देखते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के, अब विटामिन के का रासायनिक नाम, तो विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनिन या फिल्लोक्विनिन है। नेप्थोक्विनिन, नेप्थोक्विनिन या फिल्लोक्विनिन, फिल्लोक्विनिन। विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनिन है या फिल्लोक्विनिन है। अब आगे बात आती है, ये जो विटामिन है, विटामिन के, ये करती क्या है, यकृत में प्रोथाम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। क्या काम है इसका, यकृत से निर्मित होने वाले प्रोथाम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में सहायक होती है। नामक पदार्थ के निर्माण में सहायक होता है, सहायक। अब प्रोथाम्बिन नामक निर्माण में सहायक, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि जब हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनता है तो किसके कारण होता है, प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन। ये एक प्रकार की क्या होती है, जालिकावत प्रोटीन होती है। तो अब कह सकते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है तो थक्का नहीं बनेगा, रक्त नहीं जमेगा। तो यह कह सकते हैं विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक, रक्त के थक्का बनने या जमने में सहायक होती है, जमने में सहायक होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन रक्त के थक्का बनने में सहायक होती है, जमने में सहायक होती है, तो कौन सी होती है, विटामिन के। अब हम बात करेंगे कि जो ये है विटामिन के, रक्त स्राव रोधी विटामिन कहते हैं। इस विटामिन का अन्य क्या नाम होता है। अगला जो विटामिन का नाम है, विटामिन के को रक्त स्राव रोधी विटामिन कहते हैं। रक्त स्राव रोधी विटामिन कहा जाता है, विटामिन कहा जाता है, क्योंकि विटामिन के ही रक्त के स्राव को या रुधिर के थक्का बनने में सहायक होती है। यदि हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी है तो हमारा रक्त बहना बंद नहीं होगा। अब रोग क्या हो जाते हैं, सबको पता है कि विटामिन, यदि रक्त का थक्का नहीं बनता है तो कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया। क्या सा रोग है, रोग हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। रक्त का थक्का न बनने के कारण कौन सा रोग हो जाता है, हीमोफीलिया रोग हो जाता है, जो एक आनुवंशिक है। हीमोफीलिया होता है जो एक आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक आप जानते हो कि यदि व्यक्ति एक बार किसी के हो गया तो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोगों को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स या आनुवंशिक रोग कहते हैं, जो लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में बराबर फैलते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य विटामिन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यकृत में बनने वाली प्रोथाम्बिन के निर्माण में सहायक होती है। यदि हमारा प्रोथाम्बिन नहीं बनेगा तो हमारे चोट लगने से रक्त का बहना बंद नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोथाम्बिन नामक एक प्रकार की ये प्रोटीन होती है तो जाली बनाने में सहायक होते हैं। ये जो जाली बनाने में सहायक होती है, होते क्या है कि जब हमारे शरीर में जाली बनती है तो उसमें रुधिर के कण आकर फंस जाते हैं। धीरे धीरे पूरी जाली रुधिर के कणों से भर जाती है और एक लेयर बन जाती है पतली, जिससे कि हमारा अंदर का जो ब्लड है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है ये विटामिन के कारण होती है। यदि इसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाए
तो फिर रक्त बहना बंद नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। दूसरा जो हम कह सकते हैं, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। थक्का मतलब रक्त जमता नहीं है, जमता नहीं है। तो ये इसलिए हमारी बॉडी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, काम करती है। अब ये विटामिन मिलेगी कहाँ, ये विटामिन कहाँ मिलती है, तो देखेंगे विटामिन मिलती कहाँ है, स्रोत कौन कौन से हैं। तो ये जो विटामिन है ये हरी पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध, मांस, मछली, अंडा, पनीर आदि में ये भरपूर मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों तो आज हमने सबसे पहले देखा कि हमारे विटामिन्स का एक पार्ट हमने पढ़ा। कौन से विटामिन्स का पार्ट पढ़ा, वो विटामिन्स हमारी कौन सी है, विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन्स है। तो आज हमारा पहले पार्ट में विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन्स के बारे में चर्चा की। जो हम दूसरा आपको पार्ट पढ़ाएंगे जल में घुलनशील विटामिन, उस विटामिन के बारे में चर्चा हम अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।